एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मैंने हिस्ट्री के आपको 2023, 24 के एसएससी सीजीएल और जेई के सभी शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस करा दिए हैं। अभी सीपीओ की शिफ्ट बाकी है, तो बहुत जल्दी सीपीओ के हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। फिलहाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के सभी शिफ्टों में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक ही पार्ट पे पॉसिबल नहीं है। तो आज आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उनके आंसर। यकीन मानिएगा, अगर आप लोगों में से किसी ने भी एसएससी सीजीएल 2023 दिया है और स्पेशली जो आपका जुलाई का शिफ्ट है, 20 से लेकर 26 ऑफ जुलाई का जो शिफ्ट हुआ होगा, तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन, मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से जेई लेवल के क्वेश्चन या नीट लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। तो बहुत ही डीप साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिल्कुल हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो यहाँ पर एसएससी ने पूछे हैं वही क्वेश्चन फिर रेलवे ने भी, आरआरबीज ने भी रिपीट कर लिए हैं। तो आपका यहाँ पे अगर इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो, इन क्वेश्चन के अगर आपको आंसर पता चल रहे हैं, तो एसएससी के एग्जाम में तो हेल्पफुल रहने वाले ही हैं और रेलवे के एग्जाम में भी आपकी मदद करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज हम पहले क्वेश्चन के साथ। और पीडीएफ के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये जो भी हमारी क्लासेस होती है यूट्यूब पर, चाहे वो सुबह 8 बजे का डेली करंट अफेयर्स हो, मंथली करंट अफेयर्स है, वीकली करंट अफेयर्स है, या फिर आपकी जो पीवाईक्यू सीरीज है, इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247 और वहाँ से आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट इन टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर? और नोट्स बना पाएंगे। इसके अलावा बार बार रिपीट करने में, रिवाइज करने में भी आसानी होगी। तो क्वेश्चन आराम से समझिएगा और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है अगर क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि हम तो सीख ही रहे हैं ना। अगर बनता होता तो इस सीरीज को क्यों ही देख रहे होते? सीखने के लिए ही देख रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना कि क्वेश्चन का लेवल वाकई में हाई है और बहुत डीप यहाँ पे साइंस को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है सीजीएल लेवल पे। एमटीएस सीएचएसएल के लेवल के जो क्वेश्चन है वो बड़े इजी हैं, मतलब हाँ, जो नॉर्मल हम साइंस पढ़ते हैं उससे सॉल्व हो जाता है। लेकिन सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन थोड़े से हाई है। आइए उनको हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is used as a cooling medium for the Large Hadron Collider and the superconducting magnet in MRI scanner and NMR spectrometer? सिंपल शब्दों में कहा, जैसे कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो हमें कूलेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो मैग्नेट एमआरआई स्कैनर है, आपका जो लार्ज हेड-ऑन कोलाइडर है, उनमें कूलिंग मीडियम क्या है? कूलेंट के लिए हम कौन सा मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे He, मतलब हीलियम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे कुछ दिन पहले अगर आपने करंट अफेयर्स देखा होगा तो मैंने आपको पीटर हिग्स के बारे में बताया था। याद आया कुछ? पीटर हिग्स, ही पास्ड अवे रिसेंटली और इन्होंने इन्हें 2013 में, देखेंगे आप, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स की फील्ड में, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी की थी हिग्स बोसॉन पार्टिकल की, जिन्हें गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो ये जब क्वेश्चन करंट अफेयर से लिंक हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या कहा गया है, ये बात करता है LHC कोलाइडर के बारे में, बेसिकली बात की है। इसमें कहा है कि जब दो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आपस में कोलाइड होते हैं और कोलाइड होते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया गया था और जब दो प्रोटॉन कोलाइड किए तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल की भी डिस्कवरी हुई थी, मतलब हिग्स बोसॉन पार्टिकल भी रिलीज हुए थे। और इन प्रोटॉन की जो स्पीड थी ना, वो 99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट थी, मतलब बहुत ही फास्ट होते हैं और इनको कूलेंट की तरह हम हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड एज अ कूलिंग मीडियम फॉर द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर and the superconducting magnet in MRI scanner and NMR spectrometer due to its ability to remain in liquid state at extremely low temperature। तो ये लिक्विड स्टेट में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे बना रहता है हीलियम, इसलिए हीलियम का इस्तेमाल एज अ कूलेंट किया गया। और हीलियम तो आपको पता है एक नोबल गैस भी होती है, नॉन रिएक्टिव भी होती है और हीलियम का नंबर आपको 2 मिल जाएगा। हाइड्रोजन के बाद अगला जो नंबर है वो हीलियम का ही होता है। क्लियर?
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। यहाँ पे बोला है NMR स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये क्या स्पेक्ट्रोमीटर है, बात करते हैं। इसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब होता है NMR। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। रेजोनेंस क्या होता है, वाइब्रेशन। जैसे कि कोई, आपने एक धागा या थ्रेड लिया, उसको जोर से पकड़ा और ऐसा किया, तो आपने देखा ना, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। वही फिनोमेना आपका रेजोनेंस बेसिकली कहलाता है। तो यहाँ पे बोला है कि न्यूक्लियर स्पिन होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जो रेजोनेंस जनरेट होता है उसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है, बस आप इतना ही समझ लीजिए। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व द रेजोनेंस फिनोमेना ऑफ द न्यूक्लियर स्पिन बाय प्लेसिंग एटॉमिक न्यूक्लियर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एटॉमिक न्यूक्लियर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट आपके न्यूक्लियर है वो स्पिन होते हैं और वाइब्रेशन होता है, रेजोनेंस होता है। उसी को ऑब्जर्व करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है वो हमारा NMR या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहलाता है। क्लियर है? डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वीडियो के एंड में ना एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है, और जो क्वेश्चन है वो भी आपका साइंस से ही रिलेटेड है और ऑलरेडी CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। नेम द रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी इन विच parasites take advantage of the care of other individual of the same species or different species to raise their young ones। जैसे कि कोयल और कौआ दोनों काले कलर के होते हैं, तो यहाँ पे कोयल अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने अंडों को कौए के जो घोंसला है या कौए के नेस्ट में रख के आ जाती है। तो उसमें क्या करेगा, जो कौआ होगा वो कोयल के बच्चों को बेसिकली उनको एक तरीके से केयर करने का काम करेगा। तो ये एक पैरासाइट्स अप्रोच होती है अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसे क्या बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो ये जो अप्रोच की जाती है वो सिमिलर टाइप के स्पीसीज या डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के बीच में भी हो सकती है, जिनमें दिखने में सिमिलरिटी होती है, जिनके एग्स ऑलमोस्ट सिमिलर शेप, साइज एंड कलर के होते हैं। वो लोग इस मेथड को जनरली यूज करते हैं। इसे हम ब्रूड इसे हम ब्रूड पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बर्ड्स में जनरली आपको ये मेथड देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट। Which scientist thought of the concept of steady state of the universe? कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने हमें मतलब यूनिवर्स एक स्टडी है, मतलब रुका हुआ है, स्थिर है। तो यूनिवर्स की स्थिरता का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फ्रेड होयल्स। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3, फ्रेड होयल्स ने हमको इसके बारे में बताया था। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है और इन्होंने 1948 में इस बारे में डिस्कवरी की थी। ठीक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है और उन्होंने इस बारे में डिस्कवरी की थी और कहा था कि जो यूनिवर्स है वो कॉन्सेप्ट, जो यूनिवर्स है वो स्टडी स्टेट में होता है। उन्होंने स्टडी स्टेट का कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया था। ठीक है, मतलब यूनिवर्स की ना ही कोई बिगनिंग है ना ही कोई एंड है। लगातार यहाँ पर मैटर प्रोड्यूस होते हैं और एक डेंसिटी यूनिवर्स में बनी हुई रहती है। ऐसा इन्होंने बताया था, किसने, फ्रेड होयल्स ने। फ्रेड होयल। ठीक, नेक्स्ट है 1901 नोबेल प्राइज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में जो पहले पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, किस डिस्कवरी के लिए मिला है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1901। 1901 में किसे नोबेल प्राइज दिया गया था, फॉर रिकॉग्नाइज ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस रेंडर्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल डायनामिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सॉल्यूशन। तो बेसिकली देखिएगा क्या बोला गया है कि उस केमिस्ट का नाम आपको बताना है जिसने हमें डिस्कवरी दी, केमिकल जो लॉज होते हैं, केमिकल डायनामिक्स और ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सॉल्यूशन। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है अभी हम जानेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन पे बात करते हैं कि वो पर्सन कौन है। तो इनका नाम है जैकब्स हेनरिकस वैन डी हॉफ। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1901 में नोबेल प्राइज इनको मिला था केमिस्ट्री की फील्ड में, और ये पहले पर्सन है जिन्हें केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल डायनामिक्स और ऑस्मोटिक प्रेशर के सॉल्यूशन के बारे में हमको बताया था। अब सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले ऑस्मोसिस क्या होता है। हमारे घरों में आरओ लगे होते हैं जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस मतलब एक प्रोसेस है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है,
देखिए कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, तो कोई भी सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूशन होता है और एक आपका सॉल्यूट होता है। पानी आपका क्या है, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसमें एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जैसे कि एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी में मैंने वाटर में सॉल्ट को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्ट होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे द टर्म ऑस्मोसिस रिफर टू द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट हो रहा है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स फ्रॉम अ रीजन वेयर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लो टू द रीजन वेयर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हाई, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इन सिंपल शब्दों में चलो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास दो ग्लास है, दोनों में मैंने एक एक लीटर वाटर भरा हुआ है और इसमें मैंने 2 स्पून सॉल्ट ऐड किया है, इसमें मैंने 5 स्पून सॉल्ट ऐड किया है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होगा? इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन हम किससे पता लगाते हैं? किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है उससे हम कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। मतलब जिसमें पानी की अधिकता है वो डाइल्यूटेड है, जिसमें नमक की अधिकता है वो आपका कंसंट्रेटेड है। क्लियर? अब इन दोनों को अगर आपने कनेक्ट कर दिया एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के साथ, तो यहाँ पे जो पानी है ना वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, इसके बारे में बात की गई है कि जो सॉल्वेंट है या पानी है उसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। तो लिखा हुआ है कि पानी शिफ्ट होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लो टू द रीजन वेयर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हाई। मतलब पानी का जो मूवमेंट होगा वो ज्यादा नमक की तरफ होगा, कम नमक से ज्यादा नमक की तरफ होगा, इसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर? अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो देखिएगा ये जो कंडीशन दिख रही है ये आपकी प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन है। मैंने बी तरफ क्या है कुछ नमक मिला दिया, यहाँ पे नमक मिला दिया, तो पानी ए से बी की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा, ए से बी की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा। तो हमको यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा जिससे और भी अधिक जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट की तरफ ना आए, और उसी प्रेशर को आप पिस्टन से इम्पोज कर रहे हैं जिसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर कहा है। क्लियर है? तो यही ऑस्मोटिक प्रेशर की थ्योरी यहाँ पर दी गई थी, जिसके कारण इन्हें 1901 में नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। नाम क्या है इनका? जैकब हेनरिकस वेंटिहॉफ इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके, व्हेन डिड लिनियस कार्ल पाउलिंग रिसीव द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? तो यहाँ पे देखिए लिनियस कार्ल पाउलिंग, इनको भी केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। अब इन्होंने क्या रिसर्च की थी? इनकी रिसर्च थी नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स एंड इट्स एप्लीकेशन टू द एल्यूसिडेशन, मतलब व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो इन्होंने हमें केमिकल बॉन्ड किस तरीके से काम करते हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के स्ट्रक्चर्स बेसिकली इन्होंने दिए थे। और इन्हें आप देखेंगे नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये प्राइज इनको 1954 1954 में मिला था। कब मिला था? 1954 में मिला था। तो याद रखेंगे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1954 किसे मिला है? लिनियस कार्ल पाउलिंग को मिला है। इसके अलावा आप एक और नाम याद रख सकते हैं, आप लोग ने अहरनिश के बारे में, अहरनिश के बारे में जरूर सुना होगा। अहरनिश ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे और इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है 1903 में, और इन्होंने इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी दी थी। इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी के लिए अहरनिश को नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेड एल्गी? लाल शैवाल जो कि समुद्र में पाई जाती है, ठीक है, उसी के बारे में बात की जा रही है कि इनमें से रेड एल्गी क्या है। तो रेड आर से शुरू होता है, आर से यहाँ पर देखो आप रोडोफाइसी भी शुरू हो रही है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोडोफाइसी एक रेड एल्गी है जो कि समुद्र में पाई जाती है, मरीन एल्गी है। इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, तो इंसान भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जानवर भी करते हैं, मतलब जो मरीन एनिमल्स हैं उनके लिए भी एक न्यूट्रिशन का सोर्स ये एल्गी होती है। इसका रेड कलर क्यों होता है? तो रेड कलर इसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं, और पिगमेंट का नाम आप देखेंगे फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, ये जो पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण रेड कलर की एल्गी का कलर रेड होता है। ठीक है, तो ये नाम भी आप याद रख सकते हैं कि कौन से पिगमेंट के कारण इनका कलर लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है, what will be the atomic number of element X which is placed in the period 2 and group 17? कोई एक एलिमेंट है, हमें नहीं पता, वो ग्रुप 17 में है। ग्रुप नंबर 17 आप सबको पता होना चाहिए कि यह हेलोजन होता है जिसमें आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन देखने को मिलते हैं।
क्लियर, ये ग्रुप नंबर 7 है। पीरियड्स का मतलब होता है रो। तो पहली रो अगर आपको याद होगी तो पहली रो में एक तरफ हाइड्रोजन लिखा होता है और एक तरफ हीलियम लिखा रहता है। अब यहाँ पे सेकेंड पीरियड है, सेकेंड रो की बात हो रही है, तो सेकेंड पीरियड में कौन मिल जाएगा आपको? यहाँ पर मिल जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, और फ्लोरीन का नंबर क्या होता है? फ्लोरीन का नंबर तो 9 होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 इज द राइट आंसर, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन एक हैलोजन होता है और जो भी आपके हैलोजन्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपको जैसे कि 9 है तो पहली मतलब इनकी वैलेंसी क्या होती है? 7 होती है, और मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन की इनको रिक्वायरमेंट होती है। एक इलेक्ट्रॉन की इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन के लिए आकर्षित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन का नंबर है 9, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगली ऑर्बिट पे 7 है। अब इसको स्टेबल होने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये नोबल गैस बन जाएगा। इसलिए इनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम बोलते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। किसकी? हैलोजन्स की। ठीक है, नेक्स्ट है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने बाद में देखा। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है जो साइंस में ऐड हो गया है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। सीजीएल का क्वेश्चन है ये 2023 का, इकोनॉमिक्स का। गलती से साइंस में ऐड हो गया है लेकिन अब पढ़ लेना चाहिए, जब ऐड हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पे फिशर क्वांटिटी थ्योरी के बारे में बात की गई है। फिशर क्वांटिटी थ्योरी इज एक्सप्लेन बाय हिज फेमस इक्वेशन गिवन एज। फिशर क्वांटिटी थ्योरी का इक्वेशन क्या है? तो ये इक्वेशन होता है आपका, देखेंगे, एम वी इज इक्वल टू पी टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, एम वी इज इक्वल टू पी टी। अब यहाँ पे एम वी और पी टी क्या है? ये दिखाता है आपका डिमांड को और ये दिखाती है आपकी सप्लाई को। तो डिमांड सप्लाई के बीच में बेसिकली एक रिलेशन आपको फिशर क्वांटिटी थ्योरी में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है रिलेशन बिटवीन द मनी सप्लाई, वेलोसिटी ऑफ मनी, प्राइस लेवल एंड आउटपुट। अब ये वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है? तो जैसे कि कोई एक 100 रुपीज़ का मेरे पास नोट था और मैं एक शॉपकीपर के पास गई और मैंने वहां से कुछ फ्रूट्स ले लिए और वो 100 रुपीज़ का नोट इसके पास चला गया। अब ये गया एक वेजिटेबल के पास, वेजिटेबल शॉप के कीपर के पास, उसने वो 100 रुपए का नोट वेजिटेबल शॉपकीपर को दे दिया। वेजिटेबल गया आपके मेडिकल स्टोर में और मेडिकल वाले को इसने 100 रुपए दे दिया। तो ये जो 100 रुपीज है वो कितने लोगों के पास सर्कुलेशन में जा रहा है, वो आपका वेलोसिटी ऑफ द मनी कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इक्वेशन जो है एम वी इज इक्वल टू पी टी। यहाँ पे एम का मतलब है मनी सप्लाई, वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी, पी का मतलब होता है प्राइस लेवल और टी का मतलब है लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लियर? अगर आपकी एम मतलब मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस भी आपका बढ़ता है। ऑब्वियसली बात है, मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये एक रिलेशन बताता है आपका मनी सप्लाई और आपके आउटपुट में। तो डिमांड और सप्लाई के बीच का एक रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड वेल्दर फ्लेमिंग coined the term chromatin for the standard substance found in the cell nucleus। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर तो पता चल गया कि वॉल्टर फ्लेमिंग ने एक शब्द दिया था विच इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? जब हम सेल थ्योरी आपको डिस्कस किए थे, हम पढ़ते हैं और वापस से डिस्कस करेंगे, तो सेल थ्योरी में हम बात करते हैं हमारे न्यूक्लियस के बारे में। और जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को ही हम क्रोमेटिन कहते हैं। और ये क्रोमेटिन जो है आपको पता है, इसमें आपको डीएनए भी मिल जाता है और इसमें आपको हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को मिलता है। इसी क्रोमेटिन से बाद में क्रोमोसोम बनता है और बाद में यही क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है और नई सेल का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? तो ये क्रोमेटिन के बारे में बात हो रही है। तो क्रोमेटिन शब्द किसने दिया था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने दिया था और ये शब्द 1879 में दिया गया है। 1879 में इस शब्द को दिया गया है। क्रोमेटिन एक कॉम्प्लेक्स डीएनए और प्रोटीन से बना होता है और ये यूक्रियोटिक सेल की न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिससे हमें डीएनए को या क्रोमोसोम को जानने में मदद मिलती है। ठीक है, एज पर द फिजिशिस्ट एंड देयर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। यहाँ पर एक तरफ आपको रिसर्चर्स मिले हैं, एक तरफ उनकी थ्योरी देखने को मिल रही है, पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन ना इन्वेंशन, थ्योरी, नोबेल प्राइज, इनसे ही भरे पड़े हुए हैं सीजीएल में।
तो आपको सबसे पहले तो ये सारे के सारे इन्वेंशन कहाँ पे क्या हुआ है, ये शब्द किसने दिया है, ये आपको थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। और मैं जानती हूँ ये अपने आप में टफ होता है, इन साइंटिस्ट के नाम इतने आसान नहीं होते, बहुत टफ से नाम होते हैं, बट आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी इनको याद करने की, ठीक है? जैसे कि जॉन जॉन बार्डिन, इन्होंने थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी दी, तो बिल्कुल सही बात है, सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी जॉन बार्डिन ने दी। लुइस विक्टर डी ब्रोगली की थ्योरी तो आपने शायद पढ़ी भी होगी। इन्होंने वेव नेचर ऑफ मैटर को बताया कि जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, वो वेव की तरह जो है वो फ्लो होता है, ठीक है? वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है विक्टर फ्रांसिस हेस, इन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में बताया, ये बात भी बिल्कुल सही है। पाउल डायरिक, इन्होंने लिक्विड हीलियम के बारे में बताया, ये बात गलत है। लिक्विड हीलियम के बारे में पॉल डेरिक ने नहीं बताया, तो किसने बताया? 1908 में लिक्विड हीलियम के बारे में नीदरलैंड के आप देखेंगे एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम है हेक कैमरलिंग ऑन्स, इन्होंने बेसिकली लिक्विड हीलियम के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है? तो हीलियम और इनके नाम में भी हीलियम है, देखो ये एच ई हीलियम और इनके नाम में भी हाइक लिखा हुआ है, तो हीलियम एच ई आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज अ वेरिएबल वैलेंसी, जनरली कोई भी एटम होता है उसकी एक ही वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर है 11, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 इलेक्ट्रॉन और फिर लास्ट में बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है जिसको वो डोनेट कर सकता है, यही आपकी सोडियम की वैलेंसी होगी। अब ये डोनेट कर सकता है इसलिए इसकी वैलेंसी +1 में होगी। जैसे अगली बात की गई है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, पहली ऑर्बिट में 2, नेक्स्ट में 8 और अगले में 2। तो ये जो 2 ऑर्बिट्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको वो डोनेट कर सकता है। तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है। देखिए वैसे ही सल्फर, तो सल्फर की -2 वैलेंसी होती है क्योंकि इसके पास टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन आयरन यहाँ पे जो बचता है, आयरन की +2 एंड +3 दो वैलेंसी होती हैं, तो वेरिएबल वैलेंसी किस में पाई जाती है? आयरन में पाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आयरन है, जिसमें आपको वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। आप लोग ने Fe2O3 के बारे में भी सुना होगा, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे अव्वाव नियम, जो अव्वाव लॉ था, उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि आयरन की +2 और +3 वेरिएबल वैलेंसी पाई जाती है, ठीक है? और आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 इसको वैलेंसी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, why can you not see object in a dim light room when you come from the brighted light room? जब हम सूरज की रोशनी से या बहुत अधिक रोशनी से डार्क कमरे में आते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे प्यूपल का साइज छोटा हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखेंगे अगर आप यहाँ पर, 1 सेकेंड, हाँ, ऑप्शन देखेंगे, द आइरिश डाइल्यूट द आई लेंस टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर द आई। यहाँ पर आप देखेंगे जो आयरिश होता है हमारी आंखों में, वो प्यूपल का साइज छोटा कर देता है। जब आप रोशनी में, बहुत ज्यादा रोशनी में, सूरज की रोशनी में हैं, तो हमारे प्यूपल का साइज छोटा हो जाता है, जैसे कम से कम अमाउंट में लाइट हमारी आंखों के अंदर जाए। लेकिन जब आप डार्क कमरे में आते हैं तो हमारी आंखों को ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, तो प्यूपल का साइज एडजस्ट होने में, वापस से प्यूपल का साइज बड़ा होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसलिए जब हम ब्राइटर लाइट से डिम लाइट में आते हैं तो कुछ सेकंड के लिए हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है? दिस इज बिकॉज ऑफ आयरिश विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई नीड टू एडजस्ट द न्यू लाइटनिंग कंडीशन। तो ये पीपल का साइज आप देखो बड़ा और छोटा कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लाइट, कितनी लाइट हमें एंटर करने की जरूरत है, ठीक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन अ प्लांट सेल ओनली? अब इनमें से कौन सी चीज़ है जो केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है? तो मैंने आपको, जब मैं साइंस पढ़ाया करती थी तब मैंने आपको बताया हुआ था कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। हमारे शरीर में सेल वॉल नहीं है, हमारे शरीर में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, राइट? तो सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल वॉल में, प्लांट सेल में। ये जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? तो सेल वॉल आपकी सेलुलोज से बनी होती है, जो प्लांट को शेप देती हैं, प्लांट को रिजिड बनाती हैं, हार्ड बनाती हैं, ठीक है? और सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। ये प्लांट में भी मिलेगी और एनिमल में भी देखने को मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? तो लिपिड एंड प्रोटीन से बनी है, और लिपिड को हम लिक्विड फैट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, सेल वॉल। डन? ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर एक इक्वेशन के बारे में लिखा हुआ है, ए, ये नीचे है सी, ठीक है, इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो इक्वेशन है इसमें v का क्या मतलब है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। द गिवन इक्वेशन प्रोवाइड अ प्रॉपर्टी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चलता है तो अंदर की तरफ आप देखेंगे एक फोर्स उसे अट्रैक्ट करता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो यहाँ पर जब सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को हम इसी इक्वेशन से बताते हैं, जिसको हम वी स्क्वायर अपॉन आर कहते हैं। और वी यहाँ पे क्या है? बेसिकली स्पीड है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। क्लियर है? डन? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, हिस्टिडाइन इज अ एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड एंड वर्क टुवर्ड द ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। यहाँ पे लिखा है कि हिस्टाडाइन जो है वो एक एसेंशियल एमिनो एसिड है जो कि हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है और टिश्यूज की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Histidine play an important role in a growth, repair of damaged tissues and making of blood cell. Next है valine. Valine is a non-essential amino acid and it is synthesized in the human body. ये एक non-essential amino acid है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। Next है lysine. Lysine play an important role in a normal growth and the muscle turnover. तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं। हमारे शरीर में टोटल 20 नंबर एमिनो एसिड्स के पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि कितने नंबर ऑफ एमिनो एसिड हमारी बॉडी में है? तो आंसर हो जाएगा 20। 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से आप देखेंगे 9 एमिनो एसिड एसेंशियल होते हैं और 11 एमिनो एसिड नॉन एसेंशियल होते हैं। अब ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या है? तो एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनको हमें डाइट में इंक्लूड करना होता है, हमें अपने खाने में इंक्लूड करना होता है, जिनका फॉर्मेशन हमारे शरीर में नहीं होता, कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय द बॉडी। एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं जिनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है, हमको एडिशनल किसी डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो आपके नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहलाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिएगा जो वेलाइन लिखा हुआ था वो आपका एसेंशियल एमिनो एसिड है, तो थर्ड नंबर का स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी एक लिस्ट दी गई है और इसमें बताया गया है कि 9 कौन कौन से एसेंशियल एमिनो एसिड हमारे शरीर में पाए जाते हैं और ये बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, हमें डाइट में इनको इंक्लूड करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट आप देख पाएंगे, हिस्टाडाइन, लाइसिन, बेलाइन, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं थेरोनाइन, मैथ्यूनाइन, ये सभी आपके इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, इन 1808 whose work provided a physical picture of how compound are formed by the combination of two or more different type of atom। तो आपको पूछा जा रहा है उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने 1808 में हमें बताया था कि दो अलग अलग आपके मॉलिक्यूल्स या एटम आपस में मिलके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये बात हमें किसने बताई है? तो ये बात हमें जॉन डॉल्टन ने बताई है। जब हम डॉल्टन थ्योरी पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारे यूनिवर्स में जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है और एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ऐसा लिखा गया है डॉल्टन की थ्योरी में। हालांकि बाद में जाके डॉल्टन की थ्योरी थोड़ा सा गलत प्रूफ हो गई थी, क्योंकि डॉल्टन ने कहा था कि एटम सबसे छोटा है, इसके कोई सब पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि एटम के अंदर तो 3 सब पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो बाद में जाके एटम की थ्योरी थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाती है। लेकिन इन्होंने कहा था कि हाँ, दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि H2O, वाटर। वाटर क्या है? आपका कंपाउंड है जिसमें आपको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एटम देखने को मिल रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। और ये थ्योरी हमें जॉन डॉल्टन ने दी थी। क्लियर? तो यही थ्योरी जो मैंने बातें बोली हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आप इन्हें बाद में पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है, in the early 19th century who demonstrate that there are the 14 space lattice।
or regularly repeated arrangement of the point in space that differ in a symmetry and geometry. ऐसे वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें 14 आपको जोग्राफिकली लेटिक्स या फिर जोग्राफिकली फिगर्स प्रोवाइड किए और उन्होंने कहा कि ये फिगर्स आपको अरेंज कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट ऑफ स्पेस इसमें नहीं रहता है। मतलब 14 प्रकार की सिमेट्री और ज्योमेट्री के बारे में हमें किसने बताया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका ब्राविश ने। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगस्टिस ब्राविस ने आपको ये 14 आपके लेटिस दिए थे। ये 14 अलग अलग प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए थे, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर्स इन्होंने बेसिकली अरेंज करके दिए थे और क्रिस्टल्स भी इन्हीं फिगर्स में अरेंज रहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक। नेक्स्ट, अब आप लोगों ने तंदूर या फिर बारबेक्यू देखा होगा, या आपने इस तरीके की पिक्चर ज़रूर देखी होंगी। मीट वगैरह को कुक करने के लिए इस तरीके को अरेंजमेंट किया जाता है, जिसमें काफ़ी ऊंचाई पे मीट को बांध दिया जाता है और नीचे आग जलती है। तो इसकी रेडिएशन से ये जो फूड है वो प्रॉपरली कुक हो जाता है, बहुत ही स्लो स्लो कुक होता है। इसी मेथड का नाम पूछा गया है कि ये मेथड क्या है। इन विच मेथड ऑफ द कुकिंग इज फूड heated slowly over a source of heat and cooked by the high heat and air convention technique on the position of food is relation of the fire। यहाँ पे बस इतना ही बोला गया है कि यहाँ पे स्लोली ये फूड कुक हो रहा है और यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन, जो हीट का कन्वेक्शन हो रहा है उसके जरिए इस खाने को धीरे धीरे कुक किया जा रहा है। इस मेथड का नाम क्या है? तो इस मेथड का नाम है स्पिट रोस्टिंग। क्या कहते हैं इस मेथड को? स्पिट रोस्टिंग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब एक और मेथड होती है विच इज पोचिंग। तो पोचिंग में क्या होता है? लिक्विड में खाने को कुक किया जाता है और लिक्विड का टेम्परेचर बिलो होता है बॉइलिंग पॉइंट से, जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं, एग पोचिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइला इज द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। वो कौन सा फाइलम ग्रुप है जिसमें इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स मतलब हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है? और इनकी बॉडी देखिए सेगमेंटेड भी आपको देखने को मिलेगी। और हिंट दे देती हूँ, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइलम है। इसको हम आर्थ्रोपोडा या ऑर्थोपोडा के बारे नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा जो फाइलम है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। 2/3 अगर आप देखेंगे स्पीसीज ऑन द अर्थ वो ऑर्थोपोडा फैमिली से बिलोंग करती हैं। ऑर्थोपोडा फाइलम ग्रुप को वॉन वॉन शिवोल्ड ने 1845 में क्रिएट किया था। इसमें जो ऑर्थोपोडा प्रजाति के जीव जंतु होते हैं उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। और इनके शरीर जो होता है वो सेगमेंटेड होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है और बॉडी इनकी बाय सिमेट्रिकल बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एंटिनो लेबोरेसियर। आप लोगों ने लेबोसियर के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोसियर के बारे में ज़रूर बात करते हैं, राइट। इन विच ईयर डिड एंटिनो लेबोसियर पब्लिश्ड मेथड ऑफ केमिकल nomenclature which include the rule for naming chemical compound that are still in use today। तो यहाँ पे एंटिनो लोबोसियर ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था मेथड ऑफ केमिकल nomenclature। और nomenclature का मतलब होता है नामकरण करना, ठीक है। नोमेनक्लेचर बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसमें नोमेन का मतलब होता है नेम और क्लेचर का मतलब होता है कॉल, ठीक है। तो आप किसी भी कंपाउंड को किस नाम से बुलाएंगे, किसी कंपाउंड का कैसा नामकरण होगा, वो नोमेनक्लेचर कहलाता है, जिसको आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसे कब दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1787 में। क्या आंसर हो जाएगा? 1787 में दिया गया था, ठीक है। डन, ओके। नेक्स्ट, Which of the following element is highly effective for making a permanent magnet? तो इनमें से कौन सा एलिमेंट हम यूज करेंगे जो कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हाईली इफेक्टिव है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? स्टील। स्टील और आयरन का इस्तेमाल हम जनरली करते हैं परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो परमानेंट मैग्नेट को बनाने की कई सारी तकनीक होती हैं और कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर रूम टेम्परेचर पे फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपका परमानेंट मैग्नेट हो जाता है। हमने एक स्टील बार ली है। इस स्टील बार में आप देखिएगा मैग्नेट को नॉर्थ से साउथ हम इस तरीके से बार बार इसे हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बार बार उसके ऊपर दोहरा रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, ये जो स्टील बार है वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो बाय होल्डिंग अ स्टील रॉड एंड स्ट्रोक इट विद वन एंड ऑफ बार मैग्नेट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, तो इस तरीके से ये जो स्टील बार है वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम आयरन को अगर हम आयरन को अगर हम मैग्नेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम आयरन रॉड को लेंगे और नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इसको रखेंगे और एक ही तरफ लगातार हैमर से अटैक करेंगे। ठीक है, हैमर से अटैक अटैक करेंगे तो ये जो आयरन है ना वो आप देखेंगे कि मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और सबसे मतलब जो साइंस में जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे इफिशिएंट वे कौन सा है परमानेंट मैग्नेट को तैयार करने का, तो इसमें हम क्या करते हैं, सोलोनाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो सोलोनाइट क्या होता है, एक कॉइल होती है। ठीक है, एक कॉइल होती है, इसके अंदर हमने रख दिया आयरन की या फिर स्टील की रॉड को रख दिया। स्टील की आपने रॉड इसके अंदर रख दी और इस सोलोनाइट में हमने करंट को पास किया। और जब करंट पास करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो रखी हुई जो स्टील रॉड है वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है ब्यूटेन टू ऑल इज आ। तो ब्यूटेन टू ऑल क्या है, तो यहाँ पे टू लिखा है ना, टू ऑल का मतलब है कि यहाँ पर जो कार्बन, जिस कार्बन से ओ एच, क्योंकि ऑल तभी हम बोलते हैं जब अल्कोहल या ओ एच कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, तब नामकरण में हम ऑल का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ऐसा कार्बन, मतलब ऐसा ग्रुप, ऐसा कार्बन जिससे ओ एच कनेक्टेड है और वो कार्बन दो और कार्बन से कनेक्टेड है, तो हम इसे क्या कहेंगे, टू ऑल के नाम से जानेंगे। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अच्छे से बताती हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाला जो कार्बन है इसके साथ ओ एच ग्रुप है और ये वाला कार्बन दो और कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन टू ऑल बोलेंगे। तो ब्यूटेन टू ऑल का फॉर्मूला हो जाएगा C4H10O। ये ब्यूटेन टू ऑल का फॉर्मूला देखने को आपको मिल जाएगा। ये एक सॉल्वेंट होता है, जनरली हम इसका इस्तेमाल पेंट रिमूवर में और क्लीनिंग एजेंट की तरह करते हैं और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। ठीक है। द आउटर मोस्ट कवर ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे प्लांट सेल का जो आउटर कवर है उसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है। नेक्स्ट, हु अलोंग विद Arthur Compton received the Nobel Prize in 1927 for the development of the cloud chamber for the detection of the charged particles। तो यहाँ पे हम कॉम्पटन थ्योरी या कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और ऑर्थर कॉम्पटन और उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर एक क्लाउड चैम्बर बनाया और क्लाउड चैम्बर की मदद से उन्होंने चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने का काम किया। इनकी इस डिस्कवरी के कारण इनको 1927 में नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स की फील्ड में। तो वो नाम कौन सा है, तो चार्ल्स बिल्सन। चार्ल्स बिल्सन वो नाम है। ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी। और अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की फील्ड में जो फर्स्ट पर्सन थे जिनको 1901 में नोबेल प्राइज मिला था, वो थे एक्सरे के डिस्कवरर। और एक्सरेज को डिस्कवर किसने किया था, तो आप देखेंगे रॉन्टजन ने किया था और इनको फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। अभी हम बात कर रहे हैं चार्ल्स बिल्सन और आर्थर कॉम्पटन के बारे में जिनको 1927 में नोबेल प्राइज मिला था। अब बात करते हैं व्हाट इज द कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, देखिएगा इन्होंने पाया कि जैसे कि जो लाइट का नेचर होता है वैसे ही नेचर एक्सरेज का भी होता है। और किसी एक्सरे को आपने किसी पार्टिकल पे या किसी मटेरियल पे इम्पोज किया और फिर हमने देखा कि ये जो एक्सरे था वो स्कैटर्ड हो गया, ये एक्सरे जो था वो स्कैटर्ड हो गया। और स्कैटर्ड होने के बाद हमें जो वेव मिलती है उसकी वेवलेंथ और एक्सरे की वेवलेंथ में अंतर है। एक्सरे की वेवलेंथ कम थी और हमें जब नई वेवलेंथ मिलती है मतलब इसकी वेवलेंथ हो गई ज्यादा। वेवलेंथ ज्यादा होने का क्या मतलब है कि इसमें एनर्जी हो गई कम। याद रखिएगा, जब वेवलेंथ कम होती है तो एनर्जी ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर देखिएगा जब हमने एक्सरेज को एक टारगेट इलेक्ट्रॉन पे इम्पोज किया तो उसके बाद हमें स्कैटर्ड फोटोन मिले जिसकी वेवलेंथ इम्पोज की गई एक्सरे से काफी कम थी और एनर्जी भी इसकी कम थी। तो अगली जो एनर्जी वो ट्रांसफर हो गई वो इलेक्ट्रॉन के पास ट्रांसफर हो गई। इस तरीके से उन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कवर किया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जैसे लाइट स्कैटर्ड होती है ना वैसे ही एक्सरे भी स्कैटर्ड होती है। ये आपका कॉम्पटन फिनोमेना या कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है बस। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस किस ऑर्गेनिज्म में होता है, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि मेटाजेनेसिस होता क्या है।
ठीक है, तो अब फिलहाल हम देखते हैं कि आप ये जो ओबिलिया लिखा हुआ है, जो कि एक प्रकार की स्टारफिश, जेलीफिश कैटेगरी में आती है, इसमें आप देखेंगे मेटाजेनेसिस होता है। तो मेटाजेनेसिस क्या है, उसको हम समझेंगे। तो कोई भी प्लांट या एनिमल जिसमें सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन हो, वो भी फेज्ड मैनर में, जनरेशन वाइज जनरेशन, मतलब पहले आपने सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किया, फिर अगली जनरेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इस तरीके से जो साइकिल चल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हर एक जनरेशन अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, और इसी मेथड को हमने क्या नाम दिया है, इसी मेथड को आपने नाम दिया है, यहाँ पे देखिएगा, मेटाजेनेसिस। और ये किस में होता है, तो आंसर हो जाएगा ओबलिया में, आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। ये पॉलिप है, इस पॉलिप में क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मतलब बडिंग हुई। और बडिंग से क्या होता है आपको पता है, जैसे कि हाइड्रा हाइड्रा में भी बडिंग होती है। एक बर्ड डिस्कनेक्ट हो जाता है प्लांट से और वो मैच्योर हो जाता है, तो ये बर्ड मैच्योर हो गया। और ये जो बर्ड मैच्योर हो गया, तो इस बर्ड ने एग रिलीज किया, मतलब ये मेडुसा बन गया, पॉलिप से कन्वर्ट हो गया है मेडुसा में। और मेडुसा ने एग रिलीज किया, और मेल मेल जो मेडुसा है और फीमेल मेडुसा, इनके बीच में क्या हुआ, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और फिर बाद में ये भी क्या बन जाएगा, पॉलिप बन जाएगा। तो देखिएगा, पॉलिप में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडुसा में क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो जनरेशन वाइज जनरेशन आप देखेंगे, लाइफ साइकिल आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी ओबिला में। इसी को ही हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम दिया है। ठीक। विच वाटर soluble pigment belonging to the phenolic group is present in a pomegranate, eggplant, black carrot and red cabbage? तो यहाँ पे बोला गया है, जो अनार, बैगन, काली गाजर, लाल पत्ता गोभी होती है, उनमें कौन सा वाटर soluble पिगमेंट होता है जिसके कारण इनका कलर हमको रेड पर्पल दिखाई देता है, उसके बारे में बात की गई है। तो आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन्स, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एंथोसाइनिन्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर, पर्पल कलर एंड ब्लू कलर के लिए, जो कि फ्रूट और वेजिटेबल में पाए जाते हैं। अब अलग अलग पिगमेंट्स आप देखेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल में पाए जाते हैं, जैसे कि जेंथोफिल के कारण येलो पिगमेंट आपको देखने को मिलता है। जेंथोफिल आपको हल्दी या टर्मरिक में देखने को मिल जाएगा। कैरेटिन आपको मिलेगा ऑरेंज रेड पिगमेंट, तो कैरेटिन आपको कैरेट में देखने को मिल जाएगा। क्लोरोफिल के कारण आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, और जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर है, ये बेसिकली पिगमेंट्स है जिसके कारण प्लांट में कलर देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अगला लिखा है, विच एक्टिनाइड डिस्कवर्ड बाय द ग्लेन टी सीबोर्ग इन 1940 is used to heat source for sensitive electrical component in the satellite as well as power source for the satellite? अब यहाँ पे बोला गया है कि एक डिस्कवरर रहे हैं 1940 में, जिनका नाम रहा है गैलेन टी सीबोर्ग। इन्होंने एक एंटासाइट को डिस्कवर किया था, और ये एंटासाइट क्या करता है, सैटेलाइट के लिए एक पावर सोर्स की तरह भी काम करता है। इसके अलावा जो सैटेलाइट के क्रूशियल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, उनके लिए भी हीट सोर्स के लिए काम करता है। तो वो डिस्कवरी क्या थी, आपकी प्लूटोनियम की डिस्कवरी के बारे में बात हो रही है। प्लूटोनियम इज द राइट आंसर। तो आप कह सकते हैं कि प्लूटोनियम की डिस्कवरी गैलेन टी सीबोर्ग ने की थी 1940 में। क्लियर है, डन। अब ये सिल्वर ग्रे कलर का होता है, और ऑक्सीजन एंड एयर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। अब प्लूटोनियम जो होता है ना, इसके 6 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लूटोनियम अगर आप देखेंगे तो इसके आपको 6 एलोट्रोप्स देखने को मिलेंगे, मतलब अपर रूप कह सकते हो आप, इसको देखने को मिलेगा। हम जो अधिकतर यूज करते हैं वो प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसी का इस्तेमाल हम एज अ पावर सोर्स सैटेलाइट में करते हैं, 238। ओके, आइडेंटिफाई एन एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भी एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं। तो ऐसे पैरासाइट्स शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और शरीर को भीतर से ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। और एनिमल में पाया जाने वाला एंडोपैरासाइट कौन सा है, तो फ्लैट बॉम्ब्स, टैप वॉर्म्स, ये सब एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Endoparasite is a parasite that lives inside the body
ऑफ इट्स होस्ट। ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, ब्लड वेसल्स में और अदर ऑर्गन्स में पाए जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है द कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप इज अटैच्ड to the saturated carbon atom which has two other carbon atom attached to it, it's called। इसमें बोला है कि एक कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है और इसी कार्बन के साथ दो और कार्बन अटैच हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। अब समझिएगा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, कैसे नामकरण किया है, वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये जो 1 सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये केवल और केवल एक ही कार्बन के साथ कनेक्ट है और ये कार्बन, आप देखोगे ये जो कार्बन है वो केवल एक ही कार्बन के साथ कनेक्ट है। तो जो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होता है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंगली हम इनका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर COH था और इसके साथ केवल और केवल एक ही कार्बन कनेक्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। सेकेंड वाला केस देखेंगे, ये वाला कार्बन है, इसके साथ OH अटैच है, लेकिन ये वाला कार्बन दो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। नेक्स्ट है ये वाला OH ग्रुप और ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है 1, 2 और 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम टर्शरी अल्कोहल का नाम देंगे। क्लियर हो गया? तो अभी हमने जो आपको ब्यूटेन 2 ऑल बताया था वो भी तो सेकेंडरी अल्कोहल था। क्लियर? नेक्स्ट, अब गार्लिक, लहसुन की जो स्मेल होती है वो किसके कारण होती है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो गार्लिक में जो ऑर्डर या स्मेल होती है वो सल्फर के कारण होती है। सही आंसर हो जाएगा 4, सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट है दिमित्री मेंडेलीव invent the periodic table ordering the symbol of chemical element according to their atomic weight। तो यहाँ पे मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी और मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस समय उनके पास केवल 63 एलिमेंट प्रेजेंट थे। तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट के आधार पर इन 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था अपनी टेबल में। ठीक है, इन्होंने अपनी जो टेबल है कब बनाई? तो आंसर हो जाएगा 1869 में। 1869 में मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया था, जो कि एक रशिया के केमिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके बारे में, जिनकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया था कि फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट को डिस्कवर किया जाएगा और बाद में ऐसा हुआ भी। इन्होंने जो खाली स्पेस एलिमेंट्स के लिए छोड़ा था, बाद में जाके जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उनका नाम था गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, जिसके लिए इन्होंने प्रॉपर्टी बता दी थी और स्पेस भी खाली छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एथेनोइक एसिड इज सिनोनिम ऑफ विच एसिडिक लिक्विड इज यूज्ड इन द किचन। तो एथेनोइक एसिड का सिनोनिम क्या है जिसका इस्तेमाल हम जनरली सीजनिंग करने में, खाना बनाने में, किचन्स में करते हैं? तो आप सभी का याद होगा, पता ही होगा कि हम जब नूडल्स वगैरह खाते हैं, मार्केट से लेते हैं, घर में भी बनाते हैं, अचार वगैरह होता है, उसमें हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं और विनेगर को ही हम एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एसिडिक एसिड भी कहते हैं और एसिडिक एसिड का एक सरल रूप या एसिडिक एसिड का एक डाइल्यूटेड फॉर्म ही आपका विनेगर कहलाता है। CH3COH आप इसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सील्ड ग्लास वैक्यूम ट्यूब containing an electron beam that is focused on phosphorus coated glass screen when the light is emitted। इन्होंने कहा है कि आप एज्यूम करो आपके पास एक सील्ड ग्लास वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है फॉस्फोरस की कोटेड स्क्रीन पे जाके स्कैटर्ड हो रही है। तो ये जो शेप होता है किसका होता है? याद आया? CRT, कैथोड रे ट्यूब के नाम से इसको जानते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, कैथोड रे ट्यूब के बारे में बात कर रहा था जो पुरानी टीवी, कंप्यूटर मॉनिटर में इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द ओल्डेस्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट इन द इंडिया। इंडिया का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा मूरी एल्यूमिनियम प्लांट, जो कि झारखंड में बनाई गई थी, रांची में। ठीक है, तो मूरी एल्यूमिनियम प्लांट, और इसे तैयार किसने किया था? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ने किया था, लेकिन 2005 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी को एक्वायर कर लिया था, खरीद लिया था किसने? हिंडल्को ने। इसलिए आज हम इसे मूरी हिंडल्को इंडस्ट्रियल प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट इज करेक्ट? एसिडिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन,
और एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिएगा ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एसिडिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 के होता है और एथेनॉल का 156 के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही है जहाँ पे कुछ कार्बन कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने चाहिए, जैसे कि एथेनॉल। एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट तो पता चल चुका है, 156 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। वही मीथेन की बात करें तो 90 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है और 111 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, बहुत सारे नए क्वेश्चंस, नए कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जितना ज़्यादा आप चैनल को लिंक को शेयर करेंगे, उतने ज़्यादा कैंडिडेट आके हमसे कनेक्ट होंगे और उतनी जल्दी हम हिस्ट्री की सीरीज़ को भी स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happened to the guard cell when water flow into them? तो गार्ड सेल किस में पाई जाती है? तो गार्ड सेल पाई जाती है स्टोमेटा में। स्टोमेटा को हिंदी में हम रंध्र भी कहते हैं, जो कि पत्तियों की जो पत्तियां होती हैं उनके सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, और जब गार्ड सेल में वाटर फ्लो होता है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2, स्टोमेटा यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। क्लियर है? डन। तो guard cells swell when water flow into them causing the stomata pores to open। तो स्टोमेटा के पोर्स ओपन हो जाते हैं जिससे फिर गैसेस वगैरह निकल जाती हैं, जो भी इसमें एटमॉस्फेयर से इनको जो भी ट्रांजेक्शन करना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, वाटर का, तो वो सब हो जाता है स्टोमेटा के ओपन होने से। Who coined the term zeroth law of the thermodynamic in 1931? तो 1931 में zeroth law of thermodynamic दिया गया। इसमें क्या बोला गया? अगर बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए इक्वल टू बी है, एंड बॉडी ए बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। इसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। और ये लॉ किसने दिया था? तो ये लॉ दिया है रॉल्फ एच फॉलर ने। रॉल्फ एच फॉलर ने थर्मोडायनेमिक का जीरोथ लॉ दिया है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है 1931 में। What is the atomicity of chlorine? क्लोरीन की एटोमिसिटी क्या है? तो क्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन O2 लिखते हो, वैसे क्लोरीन को आप Cl2 लिखते हो। बेसिकली इसमें दो एटम हैं जिससे क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो इसकी जो एटोमिसिटी है वो डाई एटोमिक है, मतलब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में आप देखेंगे आपको कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन की जो एटोमिसिटी होती है वो डाई एटोमिक होती है, क्योंकि इसमें दो क्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और क्लोरीन एक हैलोजन है, ये भी आपको पता है। चलिए नेक्स्ट है, विच सेल ऑल्सो कॉल्ड द न्यूरिलेमा सेल आर द मेन glia cell in the PNS and play a essential role in the survival and the functional of the neuron। यहाँ पे बोला गया है PNS का मतलब होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है जिसमें आपको न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, राइट? तो न्यूरॉन्स जो होता है उसमें आप देखेंगे एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है गीलिया सेल। और गीलिया सेल का मेन जो पार्ट होता है वो आपका न्यूरोलेमा सेल होता है, जो कि हमारे एक्सॉन को रिपेयर करता है और न्यूक्लियर सिस्टम या जो हमारे सर्वाइवल न्यूरॉन के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस सेल को क्या कहते हैं? तो इस सेल को हम शॉन सेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 3। यहाँ देखो, ये न्यूरॉन था। न्यूरॉन में ये जो सेल दिख रही हैं आपको, ये जो सेल है, ये इसके अंदर गीलिया सेल है और गीलिया सेल में आप देखो शॉन सेल आपको देखने को मिलेंगी। ये जो शॉन सेल है वो एक्सॉन की रिकवरी करती हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? शॉन सेल। ठीक, नेक्स्ट है पेक्टीन। पेक्टीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द फ्रूट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच एसिड यूनिट? तो पेक्टिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो दो सेल्स होती हैं उनके बीच में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम पेक्टिन कहते हैं। और पेक्टिन में एक स्वीटनेस होती है जिसके कारण फल जो होते हैं वो पकने पे मीठे लगते हैं, और इसी पेक्टिन के कारण जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सॉफ्टनेस आती है। अब ये जो पेक्टिन है इसमें कौन सी एसिड यूनिट पाई जाती है? पेक्टिन में आपको गैलेक्ट्रॉनिक एसिड देखने को मिलेगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड आपको इसमें मिल जाएगा, जिसके कारण ये पेक्टिन में आपको सॉफ्टनेस भी मिल जाएगी, सॉफ्टनेस भी देखने को मिल जाएगी, फर्मनेस भी देखने को मिल जाएगी और फल हमारे पकने पर मीठे भी हो जाएंगे। ठीक है,
एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। ये भी CGL का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे बोला गया है कि जो स्पेरोफाइट स्टेज है वो किस प्लांट ग्रुप में पाई जाती है, ब्रायोफाइटा, बस्कुलर प्लांट, एल्गी या टेरिडोफाइटा। ठीक है, किस में आपको स्पेरोफाइट स्टेज देखने को, सेप्रोफाइट स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, सेप्रोफाइट स्टेज किस प्लांट ग्रुप में देखने को मिलेगी। आई नो टफ क्वेश्चन है, बट हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।